वेलकम डियर स्टूडेंट। आज अपन चैप्टर नंबर 11 में आ चुके हैं और चैप्टर नंबर 11 या फिर 11वां है। इसके अंदर अपन एक तो मानव नेत्र पढ़ेंगे और उसके साथ में ये जो प्रकृति दिखती है अपने को रंग बिरंगी, है ना, तो इन प्रकृतियों के अंदर भी अपन चर्चाएं करेंगे। तो एक प्रकृति के बारे में और दूसरा अपन बात करेंगे एक जो मानव का नेत्र है इसके रेस्पेक्ट में। फर्स्ट में अपन अगर मानव नेत्र के बारे में बात करें तो मानव की नेत्र या फिर आंखें जो है एक तो ये सामने की तरफ पाई जाती है। कुछ शिकार करने वाले जो जंतु होते हैं या फिर कुछ जानवर होते हैं ना, कुछ भी हो, तो उनमें आंखें लगभग साइड में होती है। तो साइड में होती है तो आगे पीछे इधर उधर सब चीजों को अच्छे से देख पाते हैं, लेकिन मानव पीछे नहीं देख पाता। लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको पीछे यूं मुड़ने की जरूरत नहीं होती, वो पीछे देख भी लेते हैं, तो ऐसी कुछ क्षमताएं पाई जाती है। लेकिन अपने के अंदर केवल आगे की तरफ देखने की क्षमताएं होती है। सेकंड थिंग, मानव की आंखें कैमरे की भांति काम करती हैं। कोई भी वस्तु दूर है या फिर पास है तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए मानव की आंख उस ऑब्जेक्ट के ऊपर खुद को एडजस्ट करने की कोशिश भी करती है ना। तो मानव की आंख एक कैमरे की भांति कार्य करती है और मानव की आंख बहुत ही एक मूल्यवान और उसके साथ में सुग्राही ज्ञानेंद्रियों के रूप में काम करती है। ये नहीं, ज्ञानेंद्रिय है जो अद्भुत संसार के नजारे को दिखाने के लिए काम करती है। और ये जो मानव की आंख है, मानव के जो नेत्र है, इस मानव की नेत्र का अंदर का जो गोला है, गोलक है, उसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। 2.3 सेंटीमीटर होता है और इस पूरे गोले को एक वास्तविक आकार देने का काम एक लिक्विड करता है जिसको अपन काचाप द्रव के नाम से जानते हैं। तो काचाप द्रव इसको एक रियल शेप साइज देने का काम करता है। और मानव की जो आंख है, मानव का जो नेत्र है, इस मानव नेत्र के पीछे की तरफ एक बहुत ही पतली सी पर्देनुमा संरचना होती है जिसको अपन रेटिना कहते हैं या उसको दृष्टि पटल कहते हैं। और उस दृष्टि पटल भाग पर वस्तुओं का हमेशा प्रतिबिंब बनता है। और मानव आंख में जब प्रकाश आकर के उस रेटिना पर, दृष्टि पटल पर वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाता है, तब उसमें कुछ प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। उन पर प्रकाश जब आकर के पड़ता है तो वो सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होती है तो आंख के अंदर से कुछ जो इम्पल्स है, जो आवेग है, वो विद्युत तरंगों में बदल करके और मस्तिष्क तक पहुंचते। मानव की आंख में रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, छोटा बनता है, लेकिन उसको वास्तविक आकार में जो पढ़ने का काम है वो हमेशा मानव का मस्तिष्क करता है। ओके, यस। तो फर्स्ट में अपन मानव नेत्र की तरफ चलते हैं और मानव नेत्र की डायग्राम को अपनी ही बुक से मैंने कैरी किया है। और इस मानव नेत्र की संरचना में आप देखोगे तो आगे की तरफ जो उभरा हुआ भाग है इसको अपन नाम देते हैं, आगे की तरफ कॉर्निया है। कॉर्निया कहीं लिखा हुआ है ही नहीं किताब में, ओके कोई ना, तो ये आगे का भाग जिसको अपन कॉर्निया के नाम से जानते हैं। फिर इस नेत्र लेंस को देखें अंदर की तरफ तो अंदर एक क्रिस्टलीय लेंस होता है और इस लेंस को पकड़ के रखने के लिए दोनों तरफ छोटी छोटी पेशियां पाई जाती है जिसको अपन पक्षमा भी पेशियां कहते हैं। इस लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको अपन नेत्रोद के नाम से जानते हैं। और इस लेंस से जस्ट आगे की तरफ एक जो छिद्र है इसको अपन पुतली कहते हैं और इस पुतली की साइज को कंट्रोल करने के लिए साइड में दो मांसपेशियां पाई जाती है, इसको परितारिका कहते हैं। बाहर की तरफ स्वच्छ मंडल होता है, अंदर की तरफ काचाप द्रव पाया जाता है और ये काचाप द्रव इस आंख के साइज को बनाए रखने का काम करता है। और इस पूरे भाग को अपन नाम देते हैं दृष्टि पटल या इसको कहते हैं रेटिना। और इस रेटिना पर वस्तुओं का हमेशा प्रतिबिंब बनता है और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर निर्मित भी होता है। बाकी ये पूरी आंख की संरचना रहती है और इस पूरे दृष्टि पटल में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो दृष्टि पटल है इसमें पाई जाती है प्रकाश सुग्राही कोशिका यहीं पर पाई जाती है। और ये जो प्रकाश सुग्राही कोशिका है दृष्टि पटल के ऊपर, यहीं प्रकाश की दृष्टि पटल की जितनी भी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, इस पे जब प्रकाश आकर के गिरता है ये सक्रिय हो जाती है। फिर यहाँ से विद्युतीय आवेग इस दृक तंत्रिका के माध्यम से मानव के मस्तिष्क में पहुंचते हैं और अपन वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये पूरी मानव नेत्र की संरचना रहती है। तो इस संरचना से पहले अपन लोग मानव नेत्र को बना भी लेते हैं। यस, मानव नेत्र की संरचना हेडिंग आप नोट करोगे, मानव नेत्र। मानव नेत्र, यस। मानव नेत्र को जब बनाए तो इसके लिए अपने को सबसे पहले तो ऐसा एक गोला खींचना पड़ता है, आगे का भाग थोड़ा सा मिटाना पड़ता है। क्या हो गया रे ना, एक गोला और गोले में आगे का भाग इसको यहां तक मिटाना पड़ेगा और कुछ भाग पीछे से भी अपन मिटा देते हैं। इस भाग को थोड़ा सा ऐसा उभरा हुआ बताते हैं। ये भाग, पीछे का भाग यहां से ऐसे करके ऐसे यूं कुछ तरंगें निकलती है, मतलब ऐसे यूं यहां से कोशिकाएं रहती है। अंदर की तरफ सबसे फर्स्ट में अपन बनाते हैं लेंस। तो लेंस कुछ ऐसा बनेगा, क्रिस्टलीय उत्तल लेंस है। इस लेंस को पकड़ के रखने का काम एक पेशियां करती है जिसको अपन पक्षमाभी पेशी कहते हैं। ये पक्षमाभी पेशी इसको पकड़ के रखने का काम करती है। इधर की तरफ भी इसको होल्ड करके रखने का काम पक्षमाभी पेशियां करती है। दोनों तरफ पक्षमाभी पेशियां। उसके जस्ट बाद में यहां एक ये जो होल रहता है, जैसे अपन यहां अगर देखें तो अभी जो भाग बन रहा है इसको अपन कहते हैं परितारिका। ये परितारिका की संरचना है और इस परितारिका के बीच में एक हॉल नुमा संरचना रहती है जिसको अपन पुतली के नाम से जानते हैं। और यहीं से ऐसे कुछ प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए जो पुतली है इसके चारों तरफ ऐसी संरचनाएं होती है जिसको अपन मोस्टली परितारिका के नाम से जानते हैं। और बीच में जो ये संरचना है इसको अपन पुतली के नाम से भी जानते हैं। फिर पीछे की तरफ देखें तो पीछे का जो भाग है इसके अंदर की तरफ यहाँ से ऐसे यूं संरचना निकली हुई रहती है जिसको अपन रेटिना के नाम से जानते हैं। और ये अंध बिंदु हो जाएगा, पीत बिंदु हो जाएगा, ये वापस रेटिना आकर के यहाँ मिल जाती है। ये भाग यहाँ पे रहता है। अंदर की तरफ लिक्विड भरा होता है जिसे अपन काचाभ द्रव के नाम से जानते भी है। अंदर काचाभ द्रव की संरचनाएं पाई जाती है। फिर यहाँ से ऐसे कुछ पॉइंट यहाँ निकले रहते हैं जो मोस्टली पुतली का निर्माण करते हैं। यहाँ से भी कुछ पॉइंट ऐसे निकले रहते हैं जो पुतली का निर्माण करते हैं, है ना। ये पुतलियों का निर्माण होता है। ये पूरी आंख की संरचना आकर के यहाँ क्लियर हो जाती है और ये आंख की संरचना यहाँ आकर के क्लियर हो जाती है। यहाँ से कुछ निकलती है प्रकाश सुग्राही तंत्रिकाएं जो यहाँ से ऐसे चलती हैं। तो ये पूरा भाग मानव नेत्र के रेस्पेक्ट में रहता है। एक एक भाग का अपन नामकरण करते हैं। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले आगे का भाग, और इस आगे के भाग को अपन नाम देते हैं कॉर्निया। कॉर्निया, कॉर्निया के बाद अंदर का भाग इसको नाम देते हैं परितारिका। परितारिका, परितारिका के बाद फिर अंदर का भाग जिसको अपन नाम देते हैं पुतली। पुतली के बाद आगे का ये जो सफेद भाग है इसको नाम देते हैं स्वच्छ मंडल या श्वेत पटल। स्वच्छ मंडल या श्वेत पटल के नाम से जानते हैं। फिर पीछे की तरफ से यहाँ देखोगे तो ये जो पेशियां पाई जाती है इसका नाम है पक्षमाभी पेशी। पक्षमाभी पेशी, ये पक्षमाभी पेशी की संरचना। अंदर की तरफ जो लेंस स्थित होता है इसका नाम है क्रिस्टलीय उत्तल लेंस। क्रिस्टलीय उत्तल
लेंस, क्रिस्टलीय उत्तल लेंस की संरचना, अंदर लिक्विड भरा होता है, इसे कहते हैं काचाभ द्रव। काचाभ द्रव। पीछे की तरफ से जो ये कोशिकाएं निकलती है तंत्रिकाओं के रूप में, इसको नाम देते हैं चाक्षुक तंत्रिका। चाक्षुक तंत्रिका, तो ये चाक्षुक तंत्रिका हो जाएगी। और फिर इसको दिखा है तो बीच में एक लिक्विड यहाँ पे भरा रहता है जिसका नाम है, उधर की तरफ है काचाभ द्रव, तो इसका नाम है क्रिस्टलीय जलीय द्रव, या इसको नेत्रोद के नाम से भी जानते, नेत्रोद के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ पॉइंट रहते हैं। और काचाभ द्रव अंदर भरा होता है जिसका अपवर्तांक इसका जो म्यू है वो 1.33 होता है। काचाभ द्रव का अपवर्तनांक म्यू 1.33 होता है। तो ये मानव नेत्र की कुल मिलाकर के संरचनाएं रहती है। और इन संरचनाओं के जस्ट बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आंख के अंदर कौन कौन से भाग है और ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इन चीजों के ऊपर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। यस, थोड़ा सा इस डायग्राम को अंदर ले लेते हैं और अंदर लेने के बाद चलते हैं आगे। मानव नेत्र, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, मानव नेत्र कैमरे की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र कैमरे की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र कैमरे की भांति कार्य करता है। सेकेंड पॉइंट, इस नेत्र का जो व्यास है वो टोटल व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेत्र गोलक का व्यास, नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट में अपन लिखते हैं कि मानव नेत्र यह एक दर्शनेंद्रिय के रूप में, है ना, या सुग्राही ज्ञानेंद्रिय के रूप में कार्य करती है। यह मानव की जो आंख है यह सुग्राहीता दिखाती, किसके प्रति, तो दर्शन सुग्राही के रूप में कार्य करती है। यह दर्शन सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह दर्शन सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। नेक्स्ट पॉइंट में अपन नोट करते हैं कि मानव की जो आंख है इसमें आगे का जो उभरा हुआ भाग है इसको अपन कॉर्निया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कॉर्निया। तो कॉर्निया को अपन परिभाषित करते हैं, नेत्र गोलक में आगे का उभरा हुआ भाग, मानव नेत्र गोलक में आगे का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया कहलाता है, आगे का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। नेक्स्ट अपन नोट करते हैं इसके बाद में, तो अगला जो पॉइंट रहता है उसको नाम देते हैं क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस के बारे में लिखते हैं कि मानव नेत्र में उत्तल, या इसी को नाम देते हैं अभिसारी, उत्तल या अभिसारी लेंस स्थित होता है। लेंस स्थित होता है। इस लेंस की जो वक्रता है उसको नियंत्रित करने के लिए पाई जाती है जो पेशियां जो लेंस को बड़ा और छोटा करती हैं। कोई भी वस्तु पास में है या दूर है उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए मानव नेत्र खुद की वक्रता त्रिज्या को कहीं न कहीं एडजस्ट करता है। और जब एडजस्ट करता है तो इस क्षमता को, इस कैपेसिटी को समंजन क्षमता कहते हैं, या इसको एकोमोडेशन पावर के नाम से जानते हैं। ओके, तो नेक्स्ट में अपन लिखते हैं नेत्र लेंस की वक्रता को नियंत्रित करने हेतु नेत्र लेंस की जो वक्रता है इसे नियंत्रित करने हेतु
पक्षमाभी पेशियां पाई जाती है। पक्षमाभी पेशियां पाई जाती है, इसकी है ना, पक्षमाभी पेशियां पाई जाती है, तो पक्षमाभी पेशियां इसकी वक्रता को हमेशा कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन नोट करते हैं कि मानव आंख में एक पॉइंट पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं अंदर की तरफ पुतली, पुतली या इसे प्यूपिल के नाम से जानते हैं। तो पुतली में लिखते हैं यह संरचना आंख में प्रवेश करने वाले, यह संरचना आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को, यह संरचना आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। यह तेज प्रकाश में, यह तेज प्रकाश में सिकुड़ जाती है, तेज प्रकाश में सिकुड़ जाती है तथा मंद प्रकाश में, तथा मंद प्रकाश में फैल जाती है, तथा मंद प्रकाश में फैल जाती है। तो ये पुतली के बारे में पॉइंट रहता है। इस पुतली के साइज को छोटा और बड़ा करने के लिए जो संरचना पाई जाती है उसको अपन परितारिका के नाम से जानते हैं, आइरिस के नाम से जानते हैं। तो अगला पॉइंट आता है आइरिस या फिर परितारिका। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट है आइरिस या इसे कहते हैं परितारिका। आइरिस या परितारिका, आइरिस या परितारिका में अपन लिखते हैं कि यह पतली झिल्लीनुमा संरचना, पतली झिल्लीनुमा संरचना जो पुतली के आकार को, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। अगला पॉइंट अपन लिखते हैं रेटिना के बारे में। रेटिना या जिसको अपन लिखते हैं दृष्टि पटल, दृष्टि पटल या रेटिना। रेटिना में अपन लिखते हैं कि आंख में नेत्र गोलक के पीछे पतली झिल्लीनुमा संरचना जहां वस्तुओं का प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो उस भाग को अपन रेटिना या दृष्टि पटल के नाम से जानते हैं। तो लिखते हैं नेत्र गोलक, नेत्र गोलक में पीछे का भाग, नेत्र गोलक में पीछे का भाग जहां वस्तुओं का प्रतिबिंब निर्मित होता है, जहां वस्तुओं का प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो उसे अपन दृष्टि पटल के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर दृष्टि पटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब हमेशा यहाँ पर उल्टा बनता है, छोटा बनता है और उसके साथ वास्तविक निर्मित होता है। ये प्रश्न आता है रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या होगी, तो उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित होता है। इसके साथ में नेक्स्ट देखें तो आंख के अंदर ये जो रेटिना भाग है, इस रेटिना भाग में कुछ प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं पर जैसे ही आकर के लाइट गिरती है, जैसे ही आकर के प्रकाश गिरता है, सक्रिय होती है और सक्रिय होने पर वहां से कुछ प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं विद्युत सिग्नल उत्पन्न करके और मानव के मस्तिष्क में भेजती है, दृक तंत्रिकाओं के माध्यम से मानव के मस्तिष्क में भेजती है और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है, सूचनाओं को वापस संशोधित करता है, जिससे हम कोई भी वस्तु जैसी है उसको वैसा देख पाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन नोट करते हैं कि रेटिना में, रेटिना या इसको कहते हैं दृष्टि पटल, रेटिना या दृष्टि पटल भाग में
प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। दृष्टिपटल भाग में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है जिस पर प्रकाश आपतित होने से जिस पर प्रकाश आपतित होने से विद्युत सिग्नल उत्पन्न होती है। विद्युत सिग्नल उत्पन्न होते हैं जो दृक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में पहुंचकर मस्तिष्क में पहुंचते हैं। दृक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में पहुंचते हैं और मस्तिष्क इन चीजों की वापस व्याख्या करता है। मस्तिष्क इन संकेतों या संकेतों की व्याख्या करता है तथा जो वस्तु जैसी है वैसी हम देख पाते हैं। जो वस्तु जैसी है उसको हम वैसे ही देख पाते हैं। तो ये रेटिना के कारण सारी चीजें संभव होती है। ओके, और क्रिस्टलीय नेत्र लेंस होता है, इसकी बात भी होगी। परितारिका भाग होता है, अंदर जो लेंस होता है वो हमेशा अभिनेत्र या फिर मानव नेत्र लेंस है वो हमेशा क्रिस्टलीय प्रवृत्ति का होता है ना। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट बात आती है कि अपनी आंखों के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है समंजन की, जैसे आप प्रकाश से एकदम अंधेरे कमरे में चले जाओ या बैठे हो, लाइट कट जाए तो हमें थोड़ी देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वापस 10 सेकंड 11 सेकंड के बाद हमें दिखना स्टार्ट होता है। उसका कारण अपन जब तेज प्रकाश में थे तो पुतलियां सिकुड़ करके छोटी हो जाती है और जैसे ही लाइट चली जाती है तो उस छोटी हुई पुतली में हमें वो वस्तुएं देखने की क्षमताएं उत्पन्न होती नहीं है। इसलिए कुछ टाइम के बाद में ये पुतली वापस फैल करके बड़ी होती है और हमें वस्तुएं दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ काम जो होते हैं इसको अपन वैसे समंजन क्षमता के नाम से भी जानते हैं। और मानव आंख के अंदर कोई भी अगर दृष्टि से संबंधित या आंख में कोई भी भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हमें कंप्लीट वहां पर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वहां पर या तो रेटिना या फिर अंदर कहीं न कहीं सिग्नल मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, उसमें कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न होती है, कुछ न कुछ विकृतियां उत्पन्न होती है, ऐसा भी हो सकता है। यस तो इस पॉइंट को आप देख सकते हो। फर्स्ट में लिखा है कि दृष्टि तंत्र है ना, दृष्टि तंत्र के किसी भी भाग के क्षतिग्रस्त होने या कुसंक्रियाओं यानी कि मेल फंक्शनिंग से दृष्टि प्रकारों में सार्थक क्षति हो सकती है। उदाहरण के लिए प्रकाश संचरण में सम्मिलित कोई भी संरचना जैसे कॉर्निया, पुतली, अभिनेत्र लेंस, नेत्रोद और काचाभद्रव या रेटिना जैसी संरचना जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होती है, या दृक तंत्रिका जो इन सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, क्षतिग्रस्त होने पर चाक्षुक विकृति उत्पन्न होती है। आपने अनुभव भी किया होगा कि जब आप तीव्र प्रकाश से किसी मंद प्रकाशित कमरे में प्रवेश करते हैं तो प्रारंभ में हमें कुछ देर तक आप उन कमरे की वस्तुओं को नहीं देख पाते, लेकिन कुछ समय बाद आप उसी मंद प्रकाशित कमरे में वस्तुओं को देख पाते हैं। आंख की पुतली एक परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। पुतली आगे का जो भाग है वो एक छोटा एपर्चर की भांति कार्य करती है जिसके साइज को परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है।
जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो परितारिका सिकुड़ करके पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। परंतु जब अंधेरा या मंद प्रकाश होता है तो परितारिका फैल करके पुतली को बड़ा बना देती है, जिससे आंख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। और इस प्रकार मंद प्रकाश में परितारिका की शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से खुल जाती है और हमें मंद प्रकाश में भी वस्तुएं अच्छे से दिखाई देती है। तो ये बात थी कि मानव के अंदर किस प्रकार से पुतली अपने साइज को छोटा और बड़ा करने का काम करती है। आंख में अगला पॉइंट आता है समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता या एकोमोडेशन पावर में मैंने जस्ट पहले ही बात की है कि कोई भी वस्तु आंख से चाहे पास है चाहे वो दूर है, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए मानव नेत्र लेंस स्वयं की फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, स्वयं की फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। इस प्रक्रिया को अपन नेत्र की समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता, या इसको नाम देते हैं एकोमोडेशन पावर। एकोमोडेशन पावर क्या होता है? एकोमोडेशन पावर और ये कैसे वर्क करता है देखते हैं। यस, तो आपने पहली चीजें नोट कर ली होगी और बात करते हैं अपन समंजन क्षमता के ऊपर या फिर एकोमोडेशन पावर के ऊपर। समंजन क्षमता होती क्या है इसको अपन अगर देखें तो मानव नेत्र किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए स्वयं की फोकस दूरी को समायोजित करता है और इस घटना को अपन लेंस की समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। तो इसमें अपन परिभाषित करते हैं कि मानव नेत्र लेंस स्वयं की फोकस दूरी को या मानव नेत्र किसी भी वस्तु का
मानव नेत्र किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए, स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए स्वयं की फोकस दूरी को, स्वयं की फोकस दूरी को समायोजित करता है, स्वयं की फोकस दूरी को समायोजित करता है, जिसे स्वयं की फोकस दूरी को समायोजित करता है, जिसे समंजन क्षमता कहते हैं, जिसे समंजन क्षमता कहते हैं। स्वयं की फोकस दूरी को एडजस्ट करता है और इस घटना को समंजन क्षमता या फिर एकोमोडेशन पावर के नाम से जानते हैं। और ये जो एकोमोडेशन पावर होता है, इसके लिए पक्षमापी पेशियां पाई जाती हैं, और पक्षमापी पेशियां लेंस है ना, उसको ऐसे खींच के जब बड़ा करती थी, इसकी वक्रता कुछ कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। और जब लेंस वापस चपटा होता है तो इस कंडीशन में लेंस चपटा होने पर वक्रता बढ़ जाती है, और वक्रता जब बढ़ती है तो वहां पर फोकस दूरी कम हो जाती है। तो ये छोटा और बड़ा करने का कार्य हमेशा पक्षमापी पेशियां करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखते हैं कि समंजन क्षमता को नियंत्रित करने के लिए ना पक्षमापी पेशियां पाई जाती है, और पक्षमापी पेशियां दूर या फिर पास में कोई भी वस्तु है तो उसको एडजस्ट करती है, लेंस को उसकी फोकस दूरी के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में अपन नोट करते हैं, समंजन क्षमता के अंदर लिखते हैं पक्षमापी पेशियां, या लिखते हैं लेंस की, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता को नियंत्रित करने के लिए, समंजन क्षमता को नियंत्रित करने के लिए, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता को नियंत्रित करने के लिए पक्षमापी पेशियां, पक्षमापी पेशियां लेंस की फोकस दूरी को, पक्षमापी पेशियां लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करती है, लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करती है, लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करती है। ये कुछ पॉइंट यहाँ पे रहते हैं। ओके, तो ये कुछ समंजन क्षमता के अंदर अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट थे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं कि निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है, और अपने दो आंखें क्यों होती है। तो इन चीज़ों पे भी अपन बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है निकट बिंदु। तो निकट बिंदु क्या है? तो किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनने से पहले अपन देखते हैं कि कोई भी वस्तु आंख से न्यूनतम दूरी पे जहां स्थित वस्तुओं का आंखें स्पष्ट प्रतिबिंब बना लेती है ना। किसी भी वस्तु की नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहां इस स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो उसे अपन निकट बिंदु के नाम से जानते हैं, या उसको नियर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो नियर पॉइंट, या इसको निकट बिंदु, या इसे अल्पतम दूरी के नाम से जानते हैं। तो ये अल्पतम दूरी में अपन लिखते हैं कि मानव नेत्र से किसी वस्तु या फिर कोई वस्तु आंख से न्यूनतम दूरी पर अगर स्थित हो तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब जब बनता है तो उसे अपन ना बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, तो उसे सुदर्शन स्पष्ट की अपन अल्पतम दूरी भी कहते हैं, या उसे निकट बिंदु के नाम से भी जानते हैं। तो अगला पॉइंट आता है निकट बिंदु। निकट बिंदु, या इसे कहते हैं नियर पॉइंट। निकट बिंदु या फिर इसे नियर पॉइंट के नाम से जानते हैं। निकट बिंदु या फिर नियर पॉइंट में अपन देखें तो अपन लिखते हैं कि कोई भी वस्तु आंख से कितनी न्यूनतम दूरी पे है। तो अपन लिखते हैं कि आंख से न्यूनतम दूरी पर स्थित, आंख से न्यूनतम दूरी पर स्थित अगर किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है तो उस दूरी को अपन उस दूरी को अपन निकट बिंदु या फिर नियर पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो किसी वस्तु की आंख से वह न्यूनतम दूरी, किसी वस्तु की नेत्र से वह न्यूनतम दूरी, किसी वस्तु की नेत्र से वह न्यूनतम दूरी
जहां स्थित वस्तु का अत्यधिक स्पष्ट प्रतिबिंब, जहां स्थित वस्तु का अत्यधिक स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है, अत्यधिक स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो इसे निकट बिंदु कहते हैं। तो इसे निकट बिंदु कहते हैं। और कोई भी अगर स्वस्थ नेत्र है ना, एकदम शानदार मस्त आंख है, तो उस स्वस्थ नेत्र के लिए जो निकट बिंदु होता है वो हमेशा 25 सेंटीमीटर होता है। याद रखना, स्वस्थ नेत्र के लिए जो स्पष्ट या फिर जो अल्पतम दूरी है, एक मिनिमम जो साइट रेंज है, वो हमेशा 25 सेंटीमीटर होती है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु का मान, आंख से वो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में अपन नोट करते हैं, स्वस्थ नेत्र के लिए निकट दूरी, स्वस्थ नेत्र के लिए निकट दूरी, या इसको अपनी किताब कहती है अल्पतम दूरी, निकट दूरी या अल्पतम दूरी का मान 25 सेंटीमीटर होता है, का मान 25 सेंटीमीटर होता है ना। यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर होता है। अगला पॉइंट आता है दूर बिंदु, या इसको कहते हैं फार पॉइंट या दूर बिंदु। फार पॉइंट या दूर बिंदु में अपन लिखते हैं कि मानव नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह वस्तु, जहां पर स्थित वह वस्तु जिसका आंख में स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो उसे अपन दूर बिंदु के नाम से जानते हैं। और एक स्वस्थ वयस्क आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो लगभग अनंत दूरी पर होता है ना। तो इसकी अपन परिभाषा में लिखते हैं, नेत्र लेंस से किसी वस्तु की नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहां स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, अधिकतम दूरी जहां स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो इसे दूर बिंदु कहते हैं। तो इसे दूर बिंदु कहते हैं, या फिर इसे फार पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो दूर बिंदु होता है, एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु का मान हमेशा अनंत होता है ना। एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूरतम बिंदु जो है वो किसी भी नेत्र की वस्तुओं के लिए लगभग अनंत दूरी पर होता है। तो नेक्स्ट लिखते हैं, स्वस्थ वयस्क नेत्र के लिए दूर बिंदु का मान अनंत दूरी पर होता है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए जो मान है वो हमेशा अनंत दूरी पर होता है। तो दूर बिंदु होता है अनंत दूरी पर और निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर। एक चीज इसके साथ में ध्यान रखोगे कि न्यूनतम है 25, अधिकतम है दूर, है ना। अधिकतम है दूर, क्या ना, अनंत। तो अनंत पॉइंट और 25 सेंटीमीटर के बीच का जो पॉइंट है, बीच का जो ये दृष्टि क्षेत्र है, इसको अपन दृष्टि परास के नाम से जानते हैं, साइट रेंज के नाम से जानते हैं। तो अगला पॉइंट आता है साइट रेंज या फिर दृष्टि परास। और दृष्टि परास को अपन साइट रेंज के नाम से भी जानते हैं, साइट रेंज या फिर दृष्टि परास। और दृष्टि परास में अपन लिखते हैं कि नेत्र के लिए निकट बिंदु मतलब 25 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु
दूर बिंदु का मतलब अनंत के मध्य की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। के मध्य की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। इनके बीच की जो बीच का जो क्षेत्र है इसको अपन दृष्टि परास या इसको साइट रेंज के नाम से जानते हैं। तो ये निकट पॉइंट और दूर पॉइंट, ये दोनों चीजें हो जाती है। इसके बाद में कई बार प्रश्न आता है कि हमारे लिए दो आंखें ही क्यों होती है ना, एक आंख से काम क्यों नहीं चलता है। तो इसको मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं तो अपनी दृष्टि जो है वो हमेशा दो आंखों पे काम करती है। इसके बहुत सारे लाभ भी होते हैं। जब अपन दो आंखों से देखते हैं तो अपने को दो वस्तुओं के बीच में दूरी का पता चलता है, उसकी ऊंचाई का पता चलता है, सामने हाइट कितनी है, चौड़ाई कितनी है या फिर गहराई कितनी है, ये दो आंखों से पता चलता है। एक आंख से देखने की कोशिश करो, आपको कंप्लीट गहराई का पता नहीं चलेगा, और एक आंख को बंद करते हो ये आपको दुनिया जिसमें ये त्रिविमीय आयाम नहीं दिखाई देंगे। एक आंख से ये रंग बिरंगा संसार जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है। और दो आंखें जब होती है तो दो आंखों के बीच में थोड़ी सी दूरी भी है, और उसके कारण दोनों आंखों का जब इमेज बनता है तो दोनों आंखों के इमेज को मस्तिष्क एक करके जब पढ़ता है तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप भी मेंटेन होता है। उसके कारण अपन गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई का अपन पता लगा सकते हैं, इसलिए अपने पास में दो आंखें होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज, एक आंख का जो दृष्टि क्षेत्र है वो 150 डिग्री है, लेकिन दोनों आंखों का जो दृष्टि क्षेत्र है वो 180 डिग्री होता है। इसलिए सूचनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और अब ज्यादा दृष्टि क्षेत्र को देख पाते हैं। इसलिए मानव की आंख में दो नेत्र पाए जाते हैं। खत्म। तो ये चीजें पूछी जाती है कि हमारे पास में दो आंखें क्यों पाई जाती है, हमारे पास दो नेत्र क्यों होते हैं। हमारे पास दो नेत्र क्यों होते हैं, तो इसको अपन परिभाषित करते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि एक नेत्र का दृष्टि क्षेत्र 150 डिग्री होता है, 150 डिग्री होता है, जबकि दोनों आंखों का दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होने से दृष्टि परास या दृष्टि क्षेत्र बढ़ने से दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। एक तो ये इसका लाभ है। सेकंड लाभ है कि दोनों आंखों से अपन गहराई, चौड़ाई और ऊंचाई का यथार्थ पता भी लगा पाते हैं। इसलिए दूसरी चीज यहां पे रहती है कि दोनों नेत्रों के कारण हम गहराई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का स्पष्ट अनुमान लगा पाते हैं। गहराई, चौड़ाई और ऊंचाई का एकदम स्पष्ट अनुमान लगा भी पाते हैं, है ना। इसलिए अपने को दृष्टि क्षेत्र का भी लाभ मिलता है, प्लस उसके साथ में द्विविमीय दृष्टि भी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखते हैं, दोनों नेत्रों के कारण द्विविमीय की जगह त्रिविमीय दृष्टि क्षेत्र दिखाई देता है। त्रिविमीय दृष्टि क्षेत्र दिखाई देता है। तो ये मानव की आंख के अंदर कुछ पॉइंट रहते हैं जिसमें स्पष्ट होता है कि अपने पास में कम से कम दो आंखें होनी जरूरी है। तो हमारे पास दो आंखें होनी क्यों जरूरी है, तो यहाँ पर इसका खुलासा हो चुका है। यस, इस पॉइंट को भी आप पढ़ सकते हो। प्रश्न दे रखा है कि हमारे पास में दो आंखें क्यों जरूरी है ना, दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों होते हैं, केवल एक क्यों नहीं, ये एक प्रश्न है। और प्रश्न आता है कि एक आंख की बजाय दो नेत्र होने से बहुत सारे लाभ है। फर्स्ट, इससे दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है।
है ना, दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। सेकंड पॉइंट, मानव के एक नेत्र का दृष्टि क्षेत्र 150 डिग्री, एक नेत्र का जो 36 दृष्टि क्षेत्र है वो 150 डिग्री होता है, लेकिन दो नेत्रों में ये 180 डिग्री हो जाता है। इसलिए और मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन की जो सामर्थ्य है वो एक की बजाय दो ज्यादा होती है। एक आंख को मंद प्रकाश में कम दिखाई देता है, लेकिन दोनों आंखें होगी तो कुछ तो देख लेगी, इसलिए सामर्थ्यता बढ़ जाती है। फिर शिकार करने वाले जंतुओं में दो नेत्र हमेशा उनके सिर पर विपरीत दिशा में स्थित होते हैं, जिससे कि उन्हें अधिकतम दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके, परंतु हमारे दो नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र कुछ कम हो पाता है, परंतु हमें त्रिविमीय चाक्षु की चीजों का यहां पर लाभ मिल जाता है। एक नेत्र बंद कीजिए, आपको संचार चपटा केवल द्विविमीय लगेगा, लेकिन दोनों नेत्र खोलिए, आपको संचार की वस्तुओं में गहराई की तीसरी विमा दिखाई देगी, है ना। तो ये तीसरी विमा दिखाई देगी, ऐसा भी यहाँ पर पता चलता है, क्योंकि हमारे दोनों नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर का पृथक्कन होता है, सेपरेशन होता है, इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों को जोड़ करके एक प्रतिबिंब बना देता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम ये बता देते हैं कि कोई वस्तु हमारे कितनी पास है या फिर कितनी दूर है। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास में दो आंखें ही क्यों होनी चाहिए। ओके, तो ये चीजें कुछ थी। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आंखों के अंदर एक जो नेत्र लेंस है, इस लेंस में कभी डिफेक्शन आ जाता है, और डिफेक्शन आने पर नेत्र लेंस अगर धुंधला हो जाता है तो उसको अपन मोतियाबिंद कहते हैं। अंदर का क्रिस्टलीय लेंस अगर जिसमें दूधियापन आ जाता है, अंदर धुंधलापन आ जाता है, तो इसे मोतियाबिंद कहते हैं या फिर इसको कैटरेक्ट कहते हैं। और इस मोतियाबिंद के कारण दृष्टि धीरे धीरे कम हो जाती है या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। क्यों? कि प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाता, और इस मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए शल्य चिकित्सा की जाती है। चीरफाड़ करके अंदर का लेंस बाहर निकालते हैं और वापस दूसरा अंदर इंट्रा ऑक्यूलर लेंस लगाते हैं। तो ये कुछ प्रक्रियाएं पाई जाती है। अगला पॉइंट है अपने पास में मोतियाबिंद। मोतियाबिंद या इसको कहते हैं कैटरेक्ट, कैटरेक्ट के नाम से जानते हैं या इसको मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। तो मोतियाबिंद के बारे में अपन लिखते हैं कि मानव नेत्र लेंस का दूधियापन या मानव नेत्र लेंस में दूधियापन उत्पन्न होने से, दूधियापन या धुंधलापन, दूधियापन उत्पन्न होने से, दूधियापन उत्पन्न होने से वस्तुओं का प्रतिबिंब, वस्तुओं का प्रतिबिंब अस्पष्ट बनते समय, है ना, अस्पष्ट बनते हुए पूर्ण रूप से प्रतिबिंब बंद हो जाता है, पूर्ण रूप से प्रतिबिंब निर्माण बंद हो जाता है, पूर्ण रूप से प्रतिबिंब का निर्माण बंद हो जाता है, पूर्ण रूप से प्रतिबिंब का निर्माण बंद हो जाता है ना। लेंस के अंदर आ जाता है दूधियापन और उसके साथ में जो प्रतिबिंब निर्माण है वो धीरे धीरे बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट बंद हो जाता है। और जब कंप्लीट बंद हो जाता है तो इस प्रक्रिया को अपन मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं, है ना। तो इस प्रक्रिया को मोतियाबिंद कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को मोतियाबिंद या फिर कैटरेक्ट के नाम से जानते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखते हैं कि मोतियाबिंद का निवारण, मोतियाबिंद का निवारण करने के लिए, मोतियाबिंद का निवारण करने के लिए शल्य क्रिया मतलब सर्जरी करवाई जाती है। शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी द्वारा लेंस को प्रतिस्थापित किया जाता है। लेंस
को नए लेंस द्वारा या लेंस को प्रतिस्थापित किया जाता है। अंदर नया लेंस लगा देते हैं, अंदर वाला लेंस बाहर निकाल देते हैं, तो लेंस को प्रतिस्थापित किया जाता है, लेंस को प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये प्रक्रिया रहती है मोतियाबिंद के रेस्पेक्ट में, ये रहती है कैटरेक्ट के बारे में। ओके, तो ये चीजें मानव के अंदर मोतियाबिंद में पूछी जाती है। उसके बाद में दो दृष्टि क्षेत्र क्या, दो क्या ना तीन पूछे जाते हैं। एक है निकट दृष्टि दोष, एक है दूर दृष्टि दोष, और एक है जरा दूर दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। ये तीनों चीजें भी पूछी जाती है। तो अपन तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपनी बुक कह रही है कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका अपन निवारण कैसे करते हैं, और निकट दृष्टि दोष क्या है, उसका निवारण कैसे करते हैं, और तीसरा है जरा दृष्टि दोष। तो फर्स्ट में अपन निकट पे बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष या नियर साइटेडनेस जब होता है तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो इसे अपन निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। ऐसा होता क्यों है, उसको मैं डायग्राम की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। यस 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 यस, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन निकट दृष्टि दोष पे। निकट दृष्टि दोष या इसको कहते हैं नियर साइट या साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस में या निकट दृष्टि दोष में अपन परिभाषा लिखते हैं कि निकट स्थित वस्तुओं का, निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब, निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है। निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है, लेकिन दूर स्थित वस्तुओं का, दूर स्थित वस्तुओं का, दूर स्थित वस्तुओं का अस्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है। दूर स्थित वस्तुओं का अस्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है। दूर स्थित वस्तुओं का अस्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है। ये तो है इसकी परिभाषा। अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों है, तो उसके लिए अपन डायग्राम पे जाते हैं, और डायग्राम के अंदर तीन डायग्राम इसमें बनते हैं, जिसमें पहले कॉर्निया और ये नेत्र का गोलक। थोड़ा सा ढंग से बनाओ ना सर, ऐसे क्या कर रहे हो। यस, इतना सा छोटा सा बना दो। ये इसका कॉर्निया और ये नेत्र गोलक, ये कॉर्निया और ये नेत्र गोलक। निकट दृष्टि दोष में निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष ये मानव के लिए नेत्र के अंदर से मुख्य अक्ष हो गया, और ये अंदर का एक लेंस हो गया ना, ये यहाँ पर लेंस है, और इसमें निकट स्थित जो वस्तुएं हैं उनका स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। निकट में जैसे कोई वस्तु यहाँ पड़ी है तो पहली प्रकाश की किरणें यहाँ जाएगी और फिर वो जाकर के इस रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती। तो निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है, और निकट स्थित वस्तुओं का जब स्पष्ट प्रतिबिंब होता है तो दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब निर्मित नहीं होता है। ये यहाँ पर मुख्य अक्ष और ये अंदर की तरफ इसका लेंस हो गया, और लेंस में लेंस थोड़ा सा इसका मोटा हो जाता है। अब यहाँ पे देखना, जैसे दूर यानी कि दूर में ये कुछ वस्तुएं यहाँ रखी हुई पड़ी है मान लो, तो पहली प्रकाश की किरण यहाँ जाएगी, ये प्रकाश की किरण यहाँ जाएगी, और ये लेंस इतना मोटा हो जाता है कि प्रकाश की किरणें यहाँ जाकर के मिलनी चाहिए, लेकिन प्रकाश की किरणें उससे पहले ही जाकर के मिल जाती है। कहाँ मिलती है, तो इस रेटिना से पहले मिल जाती है। तो ये निकट दृष्टि दोष में प्रकाश की किरणें रेटिना पर नहीं मिलकर के रेटिना से पहले ही मिलनी स्टार्ट हो जाती है ना। तो ये निकट दृष्टि दोष यहाँ उत्पन्न हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न क्यों होता है, तो इसका पहला कारण है कि लेंस की वक्रता कम हो जाती है या बढ़ जाती है। तो लेंस की जो वक्रता बढ़ जाती है, लेंस खुद मोटा हो जाता है, लेंस खुद
मोटा हो जाता है, चपटा नहीं, लेंस मोटा हो जाता है। और सेकंड, जो नेत्र गोलक है वो भी मोटा हो जाता है। पहले तो रेटिना यहां था, अब ये गोलक हो गया मोटा, और लेंस की फोकस दूरी घट जाती है ना, तो इसकी क्षमताएं बढ़ जाती है। अब इसका निवारण करने के लिए, तो इसका निवारण करने के लिए निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल लेंस लगाया जाता है, ये आगे की तरफ अवतल लेंस। और आपको पता है अवतल लेंस हमेशा प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो ये अंदर से इसका मुख्य अक्ष हो गया, और ये अंदर से चपटा लेंस है, और यहां से आने वाली प्रकाश की किरणें जो कि अनंत से आ रही है ना, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, ये अनंत से आती हुई, अनंत से आती हुई, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, ये भी अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जैसे ही लेंस पर जाती है तो लेंस इन प्रकाश की किरणों को एक बार तो फैलाएगा, और फैलाने के बाद जब ये वापस रेटिना पर पहुंचती है तो वहां इसका स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित हो जाता है ना। तो ये कुछ घटनाएं जो रहती है, ये इसका निवारण है। ये दोष युक्त नेत्र है और ये सामान्य नेत्र है, तो तीनों स्थितियां आती है। तो ये है सामान्य नेत्र, सामान्य नेत्र, ये है दोष युक्त नेत्र, दोष युक्त नेत्र, और ये है दृष्टि दोष का निवारण, दृष्टि दोष निवारण, ये दृष्टि दोष के निवारण की प्रक्रिया है। तो ये तीनों पॉइंट चलते हैं जिसमें सामान्य नेत्र, दोष युक्त नेत्र और दृष्टि दोष के निवारण से संबंधित। तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि ये दोष उत्पन्न क्यों होता है, दोष उत्पन्न होने के कारण क्या क्या रहते हैं। तो कारण में अपन फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि नेत्र का गोलक बड़ा हो जाता है ना, निकट बनता है तो गोलक खुद बड़ा हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट, नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है। सेकंड पॉइंट अपन नोट करते हैं कि इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो घट जाती है और क्षमताएं बढ़ जाती है। तो सेकंड पॉइंट, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, तथा 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 क्षमता बढ़ जाती है, तथा क्षमता बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है और क्षमता बढ़ जाती है। और तीसरा पॉइंट भी अपन लिख सकते हैं कि इसकी जो वक्रता है वो अधिक हो जाती है। छोड़ो इसको, ये दो पॉइंट ठीक है। फिर बात आती है इसका निवारण कैसे करोगे, डायग्नोसिस कैसे करोगे, निवारण, डायग्नोसिस। और निवारण करने के लिए अपन देखें तो इस निवारण की प्रक्रिया के अंदर लगाया जाता है एक अच्छी क्षमता का अवतल लेंस। तो यहां पर लगते हैं उपयुक्त क्षमता की, उपयुक्त क्षमता, ये पॉइंट लिखना जरूरी है क्योंकि वहां पर नंबरिंग अलग अलग होती है। तो उपयुक्त क्षमता के, उपयुक्त क्षमता के अवतल, उपयुक्त क्षमता के अवतल, या इसको कहते हैं अपसारी, उपयुक्त क्षमता के अवतल या अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है, अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है, अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक अच्छी क्षमता के अपसारी या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका निवारण हो जाता है, ये इसका कारण है, और ये निकट दृष्टि दोष रहता है। खत्म, ये चीजें इसमें कुछ पूछी जाती है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है दीर्घ या फिर दूर दृष्टि दोष, या इसको कहते हैं फार साइटेडनेस। चलते आगे दूर दृष्टि दोष के ऊपर। यस, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और इस दूर दृष्टि दोष को अपन नाम देते हैं फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, यस, इसको दूर दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। और दूर दृष्टि दोष या फार साइटेडनेस में अपन लिखते हैं कि दूर स्थित वस्तुओं का तो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, लेकिन निकट स्थित वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है, उनका अस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो इसे दूर या फिर दीर्घ दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। इस दूर को दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में लिखते हैं कि दूर स्थित
वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब, दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है। दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है, लेकिन निकट स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। निकट स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, तो इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसे दूरदृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट लिखते हैं कि ये उत्पन्न क्यों होता है, उत्पन्न होने के कारण बताओ। ये दोष उत्पन्न क्यों होता है, फिर इसके कुछ निवारण के पॉइंट बताओ, इसका डायग्नोसिस कैसे करोगे, ये कुछ पॉइंट बताओ। तो अपन फर्स्ट में यहाँ पे नेत्र को करते हैं। ये इसका कॉर्निया और ये नेत्र का गोलक। ये है कॉर्निया और ये है इसका गोलक। ये है कॉर्निया और ये है इसका गोलक। इतना होने के बाद तीनों के अंदर मुख्य अक्ष डाल देते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष और ये इधर इसका मुख्य अक्ष। अरे सर ये मुख्य अक्ष इधर कहाँ जा रहा है? यस, ये इसका मुख्य अक्ष ऊपर नीचे हो सकता है। फिर तीनों के अंदर की तरफ लेंस अपन बना देते हैं। ये लेंस हो गया। अब इसमें आगे की रामायण देखना। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। ये दूर से आती हुई प्रकाश की किरणें और ये जाकर के रेटिना पर मिलती है और रेटिना पर हमें सब चीजें अच्छे से दिखाई भी देती है। तो दूर में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। जैसे यहाँ पे है तो ये पहली प्रकाश की किरणें गई लेंस पे और ये लेंस पे जाने के बाद लेंस इन प्रकाश की किरणों को यहां जाकर के फोकसित करता है। यहां जाकर के मिला था, ये प्रकाश की किरणें वहां जाकर के मिल रही है। और अब भाई साहब वहां जाकर के मिलेगी तो फिर कैसे दिखाई देगा, है ना? तो जो दूर दृष्टि दोष है उसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो इसका निवारण करने के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। और ये जो उत्तल लेंस है, अब ये निकट की वस्तुएं ये यहां जा रही है। आपको पता है कि जो उत्तल लेंस है वो प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, ऐसे केंद्रित करता है। और जब केंद्रित करके प्रकाश की किरणें निकलती है तो वो जाकर के वापस रेटिना पर मिलती है और इसका निवारण भी हो जाता है। यस, समझ में आ गया कि नहीं? तो ये तीनों चीजें हैं, समझने वाले के लिए बहुत अच्छे पॉइंट है। तो ये उत्पन्न क्यों होता है, इसका पहला कारण है कि नेत्र का गोलक हो गया छोटा, छोटू हो गया, छोटू पहले इधर था अब ये छोटा हो गया। सेकंड पॉइंट, इस लेंस की क्षमता हो गई है कम और फोकस दूरी हो गई है ज्यादा, तो इसकी क्षमता कम हो जाती है, इसलिए प्रकाश की किरणें पकड़ में नहीं आ रही है, जाकर के यहां मिल रही है। तो ये क्यों होता है, क्यों का इसका पहला कारण है, लिखते हैं नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। सेकंड पॉइंट अपन नोट करते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर कि इस नेत्र के अंदर देखा जाए तो इसमें जो नेत्र लेंस है, इस नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा लेंस की क्षमता घट जाती है, तथा लेंस की क्षमता घट जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है। और थर्ड पॉइंट है इसका निवारण। निवारण करने के लिए अपन लगाते हैं इसमें उत्तल लेंस। तो निवारण, और निवारण में उपयुक्त क्षमता, यस जितने नंबर का चाहिए तो उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस, उत्तल या इसको कहते हैं अभिसारी, उपयुक्त क्षमता के उत्तल या अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त क्षमता के
उत्तल लेंस का या अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है तो ये दूर या फिर दीर्घ दृष्टि दोष है। इसे यहाँ पे अपन परिभाषित कर चुके हैं और इसका जो निकट पॉइंट आएगा जहां दिखता है वो कम से कम 25 से तो ज्यादा होगा, उससे तो कम हो नहीं सकता, तो ये दूर दृष्टि दोष रहता है। इसके बाद में एक पॉइंट और दिखाया जाता है जिसको अपन जरा दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। और जरा दृष्टि दोष होता क्या है इसको भी मैं यहां आगे ले लेता हूं। यस, तो अगला आप नोट करोगे जरा दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टिता या इसको अंग्रेज कहते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया के नाम से भी जानते हैं, जरा दूरदृष्टिता के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही व्यक्ति बुढ़ापे की तरफ जाता है तो बुढ़ापे की तरफ जाने पर व्यक्ति को निकट और दूर दोनों स्थितियां दिखाई नहीं देती है, या दिखती है तो अस्पष्ट दिखती है, धुंधली दिखती है, तो इसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा का मतलब ही होता है बुढ़ापा। और ऐसा जब होता है तो आपने देखा होगा कुछ डोकरों के अंदर जो ऐनक लगाते हैं ना, वो थोड़ा सा नाक पे लगाते हैं, अखबार पढ़ते तो सीधा देखते हैं, बाकी कुछ देखना होता है तो ऐनक से देखते हैं, तो वो जरा दृष्टि दोष होता है। अच्छा, उनके ऐनक भी आपने देखे होंगे, उस ऐनक के अंदर जो लेंस है उस लेंस में एक लेंस और होता है, ऊपर होता है अवतल, नीचे होता है उत्तल। तो ये अवतल उत्तल ऐसा जब लगाते हैं तो इसको कहते हैं द्विफॉक्सी लेंस, बाईफोकल लेंस के नाम से जानते हैं। तो जब ऐसा होता क्यों है, तो इसके होने के पीछे का रीजन है कि बुढ़ापे के साथ, आयु में वृद्धि होने के साथ नेत्र के लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है, इसलिए व्यक्ति निकट और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। तो इसको अपन परिभाषित करते हैं, परिभाषा में अपन लिखते हैं उम्र बढ़ने के साथ, उम्र या आयु में वृद्धि के साथ, आयु में वृद्धि के साथ, आयु में वृद्धि के साथ नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घटने के कारण, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घटने के कारण, समंजन क्षमता घटने के कारण निकट तथा दूर, निकट तथा दूर स्थित वस्तुएं, निकट तथा दूर स्थित वस्तुओं का, निकट तथा दूर स्थित वस्तुओं का अस्पष्ट प्रतिबिंब, अस्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है, अस्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है। ये तो है जरा दृष्टि दोष। और जब अस्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है तो इसका कारण होता है कि क्रिस्टलीय लेंस की जो लचीलापन है, उसकी जो समंजन क्षमता है, एकोमोडेशन पावर है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब इसका निवारण करने के लिए तो लिखते हैं कि इसका निवारण द्विफॉक्सी, इसका निवारण द्विफॉक्सी यानी कि बाईफोकल लेंस द्वारा होता है। इसका निवारण द्विफॉक्सी लेंस द्वारा होता है। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। और इस लेंस को भी आप देखोगे तो ये लेंस कुछ ऐसे होते हैं, और इस लेंस में नीचे की तरफ होता है उत्तल और ऊपर होता है अवतल। तो इसमें दोनों लेंस होते हैं, ऊपर की तरफ अवतल लेंस होता है, ये ऊपर की तरफ होता है, और नीचे की तरफ जो लेंस है वो उत्तल प्रकृति का होता है, तो उत्तल नीचे की तरफ होता है। तो इसका निवारण करते हैं तो इसमें द्विफॉक्सी लेंस लगाते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ अवतल तथा नीचे की तरफ ऊपर की तरफ अवतल तथा नीचे की तरफ उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
नीचे की तरफ उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नीचे की तरफ, है ना, तो ऊपर की तरफ अवतल और नीचे की तरफ उत्तल लेंस, इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये जरा दृष्टि दोष है, या इसको प्रेस बायोपिया के नाम से भी जानते हैं। उसी के साथ आपके आंख के जो सिस्टम है वो सारे खत्म हो जाते हैं। और आजकल आंखों के अंदर जो शल्य क्रिया की जाती है या फिर कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, तो इनका हर प्रकार की दृष्टि दोष में कहीं न कहीं संशोधन करके लगाते भी है, जिसमें अपन कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं या इसको संस्पर्श लेंस के नाम से जानते हैं, है ना। तो आजकल संस्पर्श लेंस यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस या शल्य हस्तक्षेप के द्वारा दृष्टि दोषों का निवारण संभव रहता है। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पर पूछे जाते हैं। आपकी बुक में कुछ प्रश्न भी दे रखे हैं, है ना। तो पहला प्रश्न आप देखोगे यहाँ पर, तो पेज नंबर, आपकी बुक के अंदर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, तो उन प्रश्नों को अपन देखें, है ना। तो आप लोग देखोगे तो आपकी बुक के अंदर एक तो पेज नंबर 211 के ऊपर प्रश्न दे रखे हैं, और उनको देखोगे पेज नंबर 211 पे बुक आप ओपन कर लो। उसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है ना। तो समंजन क्षमता को अपन परिभाषित पहले भी कर चुके हैं, और समंजन क्षमता में अपन लिखते हैं कि मानव नेत्र से, है ना, मानव नेत्र किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए स्वयं की फोकस दूरी को समायोजित करता है, और इसे अपन समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा है समायोजन क्षमता किसे कहते हैं। समायोजन क्षमता किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि एक निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति है। अब निकट की बात आ गई, इसका मतलब उसमें अवतल लेंस लगेगा, और दूर की बात होती तो उसमें उत्तल लेंस लगा। एक व्यक्ति जो कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, अगला पॉइंट कह रहा है कि निकट में आपको पता है कि निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। निकट में भी दिखती है, इसका मतलब 25 के बाद वाली दिखाई देती है। तो उसको 1 मीटर या जो 1 मीटर या 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं का सुस्पष्ट प्रतिबिंब नहीं देख सकता। सही है। इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करोगे। तो जब निकट दृष्टि दोष की बात हो गई, निकट दृष्टि दोष की बात हो गई, तो इसमें हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये खत्म हो गया। तीसरा पॉइंट आपके पेज इसी 211 पे कह रहा है कि एक मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु, है ना, से कितनी दूरी पर होते हैं। तो जो निकट बिंदु मानव का होता है वो आपको पता है हमेशा 25 सेंटीमीटर पे होता है, और जो दूर बिंदु होता है वो हमेशा अनंत पर होता है, अनंत दूरी पर होता है। तो ये थर्ड पॉइंट था। चौथा पॉइंट है कि अंतिम पंक्ति के अंदर कोई बच्चा क्लास के अंदर बैठा है, लेकिन उसको श्यामपट्ट पर लिखी हुई चीजें पढ़ने में दिक्कत आ रही है, लेकिन पास की वस्तुएं उसे दिखाई दे रही है। तो ये विद्यार्थी किस दोष से पीड़ित है और इसका संशोधन कैसे करोगे। तो क्लास में सबसे लास्ट में बैठा है, इसको बोर्ड पे दिखाई नहीं रहा है, यानी कि दूर की वस्तुएं अस्पष्ट और पास की स्पष्ट। तो इसको अपन निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं, जिसमें निकट तो दिखता है लेकिन दूर नहीं दिखता है। तो जो चौथा क्वेश्चन है उसमें बच्चा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, और निकट से पीड़ित है तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करोगे। तो ये थी आज की क्लास, यहीं करते अपन फिनिश। और इसमें पूरा अपन ने 11 चैप्टर में आंखें, आंखों के अंदर आंखों के एक एक भाग, आंखों का डायग्राम और जितनी भी चीजें थी सारी हो गई है क्लियर। सो थैंक यू, विश यू ऑल दी बेस्ट।